हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का और आदरणीय अध्यापक साथियों का अभिनंदन करते हैं। और आज की कक्षा उपविषय है कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित कविता। इस कविता का जो मूल भाव है, ये जो कविता लिखी गई है ऋतुराज जी के द्वारा, ये बड़ी उद्देश्यपूर्ण कविता है और ये चोट करती है उन परिस्थितियों के ऊपर जिन परिस्थितियों को सामान्यतः हम अपने आसपास घटित होते हुए भी देखते हैं। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज द्वारा जो स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, जो बंधन रचे जाते हैं, उनके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? उनको बंधन में बांधना है। जो परंपराएं हैं, जो प्रतिमान हैं, जो उनको आचरण और उनके प्रशंसा करते हुए जो प्रतिमान बनाए जाते हैं, वास्तव में वो प्रशंसा की उक्तियां नहीं है, वो वास्तव में उनके जीवन के लिए बंधन। जिस प्रकार की ललित कल्पनाएं युवतियां विवाह पूर्व देखती हैं और जिस आकर्षण दुनिया की वो कल्पना करती हैं, विवाह के बाद बिल्कुल उससे विपरीत परिस्थितियां उनको देखने को मिलती हैं। कई बार ये अनुभव बहुत ही कटु हो जाते हैं, जिनका सामना कर पाना संभव नहीं होता। ये संदेश देते हुए कहता है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। तो लड़की होने से भाव क्या है कि तुम्हें उन अपने अंदर जो सात्विकता का गुण है, जो सहजता का गुण है, जो सहनशीलता का गुण है, उसको बनाए रखना है। लेकिन उसको अत्याचार के सामने, अन्याय के सामने उन गुणों को छोड़ना, जहां पे अपरिहार्य हो, जहां पे आवश्यक हो जाए, वहां पे उन गुणों का त्याग करके लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि इतनी भी कोमलांगनी मत बन जाना, इतनी भी सहनशील मत बन जाना कि तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार है वो इस स्तर पर हो जाए कि तुम्हारा जीवन ही खतरे में पड़ जाए। तो यहाँ पर जो कविता है, उनकी इन पंक्तियों के अंतर्गत यही भाव स्पष्ट किया गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कविता स्लाइड के माध्यम से। कन्यादान कविता, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों के अंतर्गत यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि माँ अपने अनुभव के माध्यम से बता रही है कि मेरा जो दुख है वो प्रामाणिक है, क्योंकि उसने एक लंबे वैवाहिक जीवन के अंदर उनको भोगा है, उनको वो जानती है, उनको वो समझती है। तो इस प्रकार उसका जो दुख है, जो माँ का दुख है, वो प्रामाणिक हो चुका है। और जब वो लड़की को दान में दे रही, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी है। माँ और बेटी का जो संबंध है वो सबसे निकटता का संबंध है। तो माँ के लिए, क्योंकि सुख दुख की साथिन उसकी बेटी रही है विवाह से पूर्व, तो वो उसके लिए एक पूंजी, एक धनराशि, एक कीमती पूंजी के समान है। और आज उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका विवाह हो रहा है, वो अपने ससुराल जा रही है उसकी बेटी, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके हाथों से उसकी जो अंतिम पूंजी थी वो ली जा रही है। यानी आज वो अपनी बेटी से, अंतिम पूंजी से क्या हो जाएगी? वंचित हो जाएगी। और उसकी जो बेटी है वो अभी सयानी नहीं थी, यानी कि उसको जीवन के अनुभव नहीं थे। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, सुख का आभास कर पाना उसके लिए बड़ा सरल था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, वो बहुत भोले स्वभाव की थी, जैसे सामान्यतः सभी लड़कियां होती हैं विवाह पूर्व, जब वो अपनी माँ के अंचल में होती है। तो माँ को क्या लग रहा है कि मेरी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, उसे सुख का आभास तो है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। दुख बांचना नहीं आता, इसका भाव क्या है कि जो जीवन की कटु परिस्थितियां होंगी, कटु यथार्थ होंगे, उनका सामना करने का जो अनुभव है वो मेरी बेटी को अभी नहीं है। क्योंकि जब तक वो माँ के साथ
जुड़ी हुई है, जब तक वो माँ के आंचल में है, अपने पिता के घर पर है, तब तक कोई भी माँ बाप अपनी संतान को किसी भी प्रकार के दुख का आभास नहीं होने देता। उसके लिए केवल सुख का आभास ही था, लेकिन दुख बांचना नहीं आ रहा था। आज वो इस घर को छोड़कर अपने ससुराल में जा रही है, तो वहां पर जिस प्रकार का यथार्थ होगा, इसको समझना केवल माँ जानती है, क्योंकि माँ ने उसे लंबे समय से भुगता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात उसकी बेटी ने केवल धुंधले प्रकाश के अंदर कुछ तुकों को और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, यानी कि जीवन की सरलता को ही अनुभव किया था। जो जीवन की विकटताएं हैं, जो जीवन के कटु यथार्थ हैं, जो कटु सत्य हैं, जो आने वाले असहनीय दुख हैं, उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। तो ये इस काव्यांश का भाव है। और जैसा कि हम चर्चा करते रहे हैं कि काव्यांश आधारित जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से पहले 2 प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके कवि और कविता के नाम के साथ, और इसके साथ साथ उसका प्रसंग लिखिए। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो प्रस्तुत कविता जो है उसका नाम है कन्यादान, और उसके कवि हैं ऋतुराज। इसके पश्चात प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि ऋतुराज ने मां के माध्यम से स्त्री को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर उसे निडर और सजग रहने का संदेश दिया है। यानी कवि चाहता है कि जो माँ उसको सीख दे रही है, वो एक माँ की एक बेटी को सीख नहीं है, वो हर माँ की हर बेटी को सीख है। तो ये कविता इसलिए भी उद्देश्यपूर्ण हो जाती है कि इस कविता के माध्यम से हर माँ की सीख हर बेटी तक पहुंचे। इस कविता में कवि ऋतुराज ने माँ के माध्यम से स्त्री को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर, जो परंपराओं से एक आदर्श रूप बनकर चलता आया है, उसे उस रूप से हटकर निडर होने के लिए, सजग होने का संदेश दिया है। इन पंक्तियों में कवि ने माँ के दुख, बेटी की नासमझी, सरलता आदि की ओर संकेत किया है, और लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका इसलिए कहा है क्योंकि अभी वह दुखों और कष्टों की भयानकता से परिचित नहीं है। किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया? तो माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया। अंतिम पूंजी किसे कहा गया? बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया। किसकी अंतिम पूंजी है? माँ की अंतिम पूंजी है। और लड़की को किस चीज का आभास होता है? लड़की को अभी सुख का आभास होता है, दुख का आभास नहीं होता। इसके पश्चात अगला प्रश्न, माँ की अंतिम पूंजी कौन थी? तो माँ की अंतिम पूंजी उसकी बेटी थी, जिसका वह आज कन्यादान कर रही थी। प्रश्न संख्या 7, कवि ने पुत्री की क्या विशेषता बताई है? तो कवि के अनुसार पुत्री भोली भाली है और सरल हृदय की। लड़की को किसका आभास होता था? लड़की को सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। लड़की किसकी पाठिका थी? लड़की धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी। यानी कि जीवन को अभी तक उसने सहजता से जानना ही सीखा था। अभी तक उसको जीवन के कटु यथार्थ, कटु वास्तविकता का सामना करना नहीं आया था। और लड़की कितनी भोली और सरल थी? लड़की इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी कि दुख की परिस्थितियों में किस प्रकार संभलना है, ये अनुभव अभी तक लड़की को या बेटी को नहीं आता था। तो इसके बाद अगला काव्यांश है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा जब तू ससुराल जाएगी तो पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना कि मैं बहुत सुंदर दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के बारे में उसने सुना था कि जब कुएं के पानी में झांककर अपना मुंह देखा जाता है तो वहां पर भी कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं कि उसको कुएं में गिराकर उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो माँ उसको सचेत कर रही है, सजग कर रही है कि कभी भी माँ अपने चेहरे के ऊपर रीझना मत, और जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, वो जलने के लिए नहीं होती।
सामान्यतः दहेज के लिए जो परिस्थितियां बन जाती हैं या परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं ससुराल में कुछ दुष्ट और लालची लोगों के द्वारा, कि बहू को जलाने की घटनाएं हम आमतौर पे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते और सुनते हैं। वो आग, वो स्टोव भी पहचानता है कि किसको जलाना है और किसको नहीं, क्योंकि स्टोव के ऊपर कभी सास या कभी भी उसकी ननद नहीं जलती, केवल बहू जलती। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये चेतना, ये सजगता माँ सीख के माध्यम से अपनी बेटी को दे रही है कि तुझे वहां पे काम करना है तो ध्यान रखना कि तुझे आग के ऊपर रोटियां सेकनी है, वहां जलने से बचना है। अगर तुझे अत्याचार स्वरूप में या तेरे ऊपर अन्याय करते हुए तुझे कोई जलाने की कोशिश करे तो तूने उसका विद्रोह कर देना है, उसका विरोध कर देना है, कभी भी अन्याय सहन नहीं करना। और आगे एक परंपरागत जो स्थिति है उसके ऊपर व्यंग किया है कवि ने कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं ये शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये परंपरागत रूप में जो क्या दिखाया जाता है कि जो वस्त्र दिए गए हैं, जो आभूषण दिए गए हैं, इससे तुम और अधिक सुंदर, तुम विवाहिता के रूप में सुंदर नजर आओगी, ये हमारी परंपरा की निशानी है। वास्तव में ये परंपरा कम, बंधन अधिक है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि जहां पर भी अन्याय और अत्याचार की बात आए वहां पर तुम अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपने हृदय की कोमलता को त्याग कर उस अत्याचार के विरोध में खड़ी हो जाना। अर्थात लड़की जैसे जो गुण हैं उनका त्याग करके तुम अबला नहीं सबला बन जाए। तो पहले दो प्रश्न वही रहेंगे आपकी, कविता का नाम, कवि का नाम और प्रसंग लिखिए, वो हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न जो इस आधार पर बनता है वो है माँ ने लड़की से क्या कहा। तो माँ ने लड़की से कहा कि ससुराल जाने के बाद पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। उसने यह भी समझाया कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के लिए क्या है? वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह केवल बंधन मात्र हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, माँ ने आग किस लिए कही है? माँ ने आग रोटियां सेकने के लिए कही है, जलने के लिए नहीं। छठा प्रश्न, माँ ने पानी में झांक कर क्या करने से मना किया है? तो माँ ने पानी में झांककर अपने चेहरे पर रीझने से मना किया है। स्त्री जीवन के बंधन क्या हैं? वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। लड़की होना से माँ का क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लड़की होना से माँ का तात्पर्य है कि लड़कियों में पाई जाने वाली कोमलता, सरलता आदि भावों को बनाए रखना। और लड़की जैसी दिखाई मत देना, इससे माँ का तात्पर्य क्या है? लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का तात्पर्य है कि जब कोई तुम पर अन्याय अत्याचार करे तब डटकर उसका सामना करना, तब कमजोर मत पड़ जाए। और अंतिम प्रश्न है, पानी में न झांकने की बात समाज के किस कड़वे सच की ओर संकेत करती है? पानी में मत झांकना बात इस कड़वे सच की ओर संकेत करती है कि नवविवाहित लड़कियों को दहेज के लालच में ससुराल वाले कुएं में गिराकर मार देते हैं। उसी प्रकार जैसे कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, लेकिन कई बार जो सिलेंडर फटना, स्टोव फटना, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो उससे सचेत रहना। तो पानी में मत झांकना और आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना। तो माँ इतनी ज्यादा चिंतित क्यों नजर आती है? क्योंकि उसने अपने जीवन अनुभव के आधार पर एक लंबे वैवाहिक जीवन के साथ और अपने आसपास घटित होती घटनाओं को देखकर अपनी बेटी को लेकर वो अधिक चिंतित है, इसलिए वो अपनी बेटी को इस प्रकार की सीख दे रही है। इसके पश्चात जो 4 अंकों के प्रश्न आते हैं शिल्प और भाव सौंदर्य के, तो भाव सौंदर्य में ये कविता कन्यादान जो है वो ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने माँ के रूप में नारी जीवन की अनुभवजन्य पीड़ाओं का और बेटी के भोलेपन, सहजता और सरलता के गुणों का वर्णन किया है। और यहाँ पे अगर हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाषा खड़ी बोली है,
सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। शब्दावली बिल्कुल सामान्य है। और गुण क्या है? प्रसाद है। और माँ का बेटी के प्रति प्रेम या चिंता दिखाई है तो वात्सल्य रस है, शांत रस है। और शब्द शक्ति क्या है? अभिधा है, क्योंकि बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। और लक्षणा भी है, कहा है ना उसने, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसके अंदर एक लाक्षणिकता है, एक प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। और छंद मुक्त कविता है। शैली क्या है? वर्णनात्मक है, यानी कि बात को वर्णन करके स्पष्ट किया गया है। और इसी प्रकार जो अलंकार हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अलंकार आपको इसका चयन करना है किसके आधार पर? जो भी पंक्ति के अंदर किस प्रकार की आपको पहचान मिलती है। सा से सी अगर मिलता है तो उपमा अलंकार, रूपी की बात आ जाए तो रूपक अलंकार, ज्यों त्यों जानो मानो ये आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मिलेगा। और एक ही वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तो ये था आपका शिल्प और भाव सौंदर्य का प्रश्न, जो आपको 4 अंकों का पूछा जाता है। काव्यांश का जो प्रश्न है वो आपको 5 अंकों का पूछा जाता है, तो 9 अंक के ये प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा जो 3 अंकों का आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में, जिसके अंतर्गत 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कन्यादान कविता का मूल भाव क्या है? तो हमने पहले ही चर्चा की कि यह एक उद्देश्यपूर्ण कविता है और इसमें स्त्री के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़े गए हैं उनको आधार बनाते हुए कवि स्पष्ट करता है कि वास्तव में ये जो प्रतिमान हैं ये बंधन है। और विवाह पूर्व की जो कल्पनाएं होती हैं किसी युवती के मन में, किसी लड़की के मन में, वो सब टूट जाती हैं, सब बिखर जाती हैं जब उसको कटु यथार्थ का सामना करना पड़ता है। तो कवि यहाँ पे सचेत करता है कन्यादान कविता के माध्यम से, माँ के माध्यम से हर बेटी के नाम ये एक संदेश देने वाली कविता है कि अपनी स्थिति को लड़की जैसी कोमलता, सहजता रखना आवश्यक है, किंतु जहां पर भी अत्याचार की बात आ जाए तो उस समय इस कोमलता और सहजता को छोड़ना भी अनिवार्य हो जाता है, अर्थात अत्याचार का सामना करना भी उतना ही आवश्यक है। माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? तो आमतौर पर देखते हैं कि जो बेटियां हैं उसकी माँ या बहन, उनके साथ वो अपना दुख बांटती हैं। शादी से पहले माँ की बेटी उसकी पूंजी होती है, जिससे वो अपना हर दुख सुख शेयर करती है, हर सुख दुख बांटती है। लेकिन शादी के बाद जब ये पूंजी यानी उसकी बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो उसको ऐसा महसूस होता है कि ये जो पूंजी है, उसकी जो अंतिम पूंजी थी, वो भी उसके हाथों से निकलकर दूर जा रही है, अर्थात वो उससे वंचित होती जा रही है। इसलिए कवि ने कहा है कि जो बेटी है माँ के लिए वो क्या होती है? उसकी अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि उससे कीमती उसके लिए कुछ भी नहीं होता। और तीसरा प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि कविता में किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया? कविता की पहली पंक्ति है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो ये प्रामाणिक कहा गया है माँ के दुख, क्योंकि माँ उसका अनुभव कर चुकी है, जिसका अनुभव उसकी बेटी अब आने वाले समय में करने जा रही है। हो सकता है कि उसको इससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़े, जिन परिस्थितियों को वो उसकी माँ लंबे वैवाहिक जीवन में अनुभव करती रही है। अपने लंबे वैवाहिक जीवन में वह अपने सपनों को बिखरते और दुखों को झेलने का अनुभव प्राप्त कर चुकी है। कौन प्राप्त कर चुकी है? लड़की की माँ। और इसीलिए वो अपने अनुभवों का लाभ किसको देना चाहती है? अपनी बेटी को देना चाहती है, जो उसकी अंतिम पूंजी है, जो उससे दूर जा रही है। इसलिए कविता में कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक कहा है? माँ के दुख को प्रामाणिक कहा है, अर्थात प्रमाण सहित, विद प्रूफ। प्रामाणिक अर्थ होता है प्रमाण के साथ। तो माँ के दुख को क्या कहा गया है? प्रामाणिक कहा गया है। तो आशा है कि आपको आज की कक्षा के अंतर्गत जो हमने चर्चा की है कन्यादान कविता, उसका केंद्रीय भाव और उसके प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं वो अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे। तो अब आपसे हमारा यह आग्रह रहेगा कि अगर आपको फिर भी किसी प्रश्न के अंदर किसी विशेष प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप अपने विषय अध्यापक से संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।